हमने अगले लेक्चर में ऐसा स्टडी किया था बोर्स के पोस्टुलेट्स के बारे रिगार्डिंग, ठीक है। तो बोर का एक फर्स्ट पोस्टुलेट्स था कि भाई हमारा जो इलेक्ट्रॉन एक न्यूक्लियस की अराउंड जो मूवमेंट करता है उसकी जो एक स्टेबल ऑर्बिट होती है, उसकी एक फिक्स ऑर्बिट होती है, अगर इसमें वो रिवॉल्यूशन करता है तो इसमें से कोई एक लाइट इमिशन नहीं हो पाती है, ठीक है। तो उसकी जो एनर्जी होती है वो एनर्जी उसकी कम नहीं हो पाती है, ठीक है। और सेकंड पोस्टुलेट में उसने ऐसे बताया कि भाई उसका जो रेडियस होता है वो एक फिक्स डिस्टेंस पे होता है, वो फिक्स डिस्टेंस उसने एक एंगुलर मोमेंटम की टर्म से उसने निकाला कि भाई उसने बताया कि भाई उसका एंगुलर मोमेंटम एल इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई से चलता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्बिट आती है तो उसकी मोमेंटम होनी चाहिए एच अपॉन 2 पाई, सेकंड ऑर्बिट आती है तो 2h अपॉन 2 पाई। देन आपने थर्ड पोस्टुलेट में उसने बताया कि भाई हमारा जो एनर्जी लेवल्स मीन्स के हमारा जब भी हम एनर्जी उसको सप्लाई करेंगे हमारा एटम्स को, तब उसमें जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर एक हाई एनर्जी लेवल पे चले जाते हैं, बट वहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन उसको वहाँ पे नहीं रहने देते, तो वापस वो लोअर एनर्जी लेवल पे आएगा, ठीक है। तो लो एनर्जी लेवल पर आएगा बट उसके पास एनर्जी ज़्यादा है, इसलिए इसमें से वो एक फोटोन निकालेगा। जो फोटोन निकालेगा तो फोटोन एक लाइट के फॉर्म में होती है तो हमको एक लाइट नज़र आएगी, ठीक है। ओके, तो इसी तरह से उसमें से एक लाइट प्रोड्यूस होती है, वो जो लाइट की जो एनर्जी होती है वो एनर्जी हमारी जो दो एनर्जी लेवल का बीच का जो डिफरेंस होता है इतनी होती है, वो हमने लास्ट में निकाला था, ठीक है। ध्यान आप हमको अभी देखना कि भाई एनर्जी लेवल्स के रिगार्डिंग हमको बातचीत करनी है, ठीक है। ओके, तो हमारी जो हमने जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इक्वेशन निकाला था वो एक रादरफोर्ड ने एनर्जी का इक्वेशन निकाला था, हमने ऐसे निकाला था ना कि भाई मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अगर आपका इलेक्ट्रॉन एक न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्यूशन करता है तो उसके पास से दोनों एनर्जी अवेलेबल है, वो दोनों एनर्जी का हमने एडिशन किया, देना पर हमको ये इक्वेशन हमको मिला था -c² अपॉन 8πε0 इंटू आर। ओके, उसकी रिगार्डिंग हमने उसका रेडियस भी निकाला था। ओके, देन अपना हमारा जो ऑर्बिटल एनर्जी में हमने आर की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी थी, तो हमको ये इक्वेशन मिला -me⁴ अपॉन 8ε0² इंटू h²। और जो इक्वेशन में ये जो सेकंड वाला इक्वेशन है इसमें हमने एक प्लांक कांस्टेंट को इंट्रोडक्शन कर दिया, ठीक है। ये सेकंड वाला इक्वेशन में हमारा एक प्लांक कांस्टेंट इंट्रोडक्शन हो गया। ओके, हम हाइड्रोजन के बारे में बातचीत करेंगे, तो हाइड्रोजन का एनर्जी लेवल हमको देखना है। तो हाइड्रोजन का जो ऑर्बिट होता है वो फर्स्ट ऑर्बिट होता है, तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए हम यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 रख देते हैं। तब हमने अगले वीडियो में हमने देखा था कि भाई उसकी जो एनर्जी लेवल आती है वो एनर्जी लेवल n इज इक्वल टू -13.6 अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऐसे भी क्या वैल्यू रख देंगे तो इतनी उसकी वैल्यू आती है, ठीक है। ये जो n है ना, तो हम उसको एक एनर्जी स्टेट भी बोल सकते हैं। अभी तक हम बोल रहे थे कि भाई ऑर्बिटल नंबर, ये जो ऑर्बिट की नंबर होती है हम उसको n बोल रहे थे, पर अभी आप एनर्जी स्टेट भी बोल सकते हो कि भाई n इज इक्वल टू 1, इसके वो फर्स्ट ऑर्बिट स्टेट, ठीक है, फर्स्ट एनर्जी स्टेट, एंड देन आपने सेकंड एनर्जी स्टेट, थर्ड एनर्जी स्टेट, ऐसे भी आप बोल सकते हो। ओके, तो अभी सपोज कि हमारा जो फर्स्ट ऑर्बिट है, हमारी जो फर्स्ट ऑर्बिट में रहने वाला जो इलेक्ट्रॉन है उसके पास कितनी एनर्जी होगी, तो आपको यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 पुट कर देना है। तो n इज इक्वल टू आप 1 पुट करोगे तो उसके पास एनर्जी होगी n इज इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अगर आपका इलेक्ट्रॉन के सेकंड ऑर्बिट में रिवॉल्यूशन करता है तो उसके पास कितनी एनर्जी होगी, तो यहाँ पे आपको पुट कर देना कि भाई n इज इक्वल टू 2, तो आपकी एनर्जी मिल जाएगी -13.6 डिवाइड बाय आपको करना पड़ेगा 4, तो उसका आंसर आता है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड सेकंड ऑर्बिट के लिए -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, इतनी उसकी एनर्जी आती है। तो उसकी भी इसका क्या कि भाई -30.6 से लेके -3.4 तक की एनर्जी आती है। तो अगर बीच में सपोज के 10 इलेक्ट्रॉन होगा तो 10 इलेक्ट्रॉन वाला कोई इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जितनी एनर्जी कोई एक इलेक्ट्रॉन के पास है, तो वो कौन सी ऑर्बिट पे रिवॉल्यूशन करेगा, तो वो कोई भी ऑर्बिट पे रिवॉल्यूशन नहीं कर पाएगा, क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट में रिवॉल्यूशन करने के लिए उसके पास एनर्जी होनी चाहिए -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सभी सारा जो इलेक्ट्रॉन होता है, जिस इलेक्ट्रॉन के पास -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होगी वो इलेक्ट्रॉन एक फर्स्ट ऑर्बिट में रिवॉल्यूशन करेगा, ठीक है। अगर जिस इलेक्ट्रॉन के पास -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होगी वो एक सेकंड ऑर्बिट में रिवॉल्यूशन करेगा, वो एक फर्स्ट ऑर्बिट में रिवॉल्यूशन नहीं करेगा, ठीक है। पर उसकी बीच में जो एनर्जी लेवल आएगी तो वो सभी सारी एनर्जी लेवल एक एम्प्टी स्पेस है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, तो इसमें कोई इलेक्ट्रॉन रह सकता नहीं है, ऐसा भी आप बोल सकते हो। तो ये जो हमारी लो लेवल की जो एनर्जी होती है एक फर्स्ट ऑर्बिट की होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दिस इज द लो लेवल एनर्जी, उसको हम बोल सकते हैं ग्राउंड स्टेट, ठीक है। तो उसको हम बोल सकते हैं कि भाई ग्राउंड स्टेट।
एक ग्राउंड स्टेट की एनर्जी होती है, ठीक है। तो वो जो एनर्जी होती है एक मीन्स के एक हमारी जो सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी फाइंड आउट हुई, ऐसे ही आप एक थर्ड ऑर्बिट की भी एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हो कि भाई एन इज इक्वल टू 3, तो उसकी एनर्जी हम फाइंड आउट करेंगे तो -13.6 डिवाइड बाई आपको करना पड़ेगा 9, क्योंकि 3 का स्क्वायर होता है 9। उसकी हमने एनर्जी निकाली तो वो एनर्जी फाइंड आउट है -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो उसकी बीच में जो गैपिंग है तो वो वाली गैपिंग में भी कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा तो वो इलेक्ट्रॉन के पास मीन्स के वो इलेक्ट्रॉन कोई एक फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्यूशन नहीं करेगा, ठीक है। वो ओनली फॉर मीन्स के जो एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन के पास -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा तो वो ग्राउंड स्टेट में रिवॉल्यूशन करता है, और जो इलेक्ट्रॉन के पास -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होती है वो एक सेकंड ऑर्बिट में रिवॉल्यूशन करता है। देन आफ्टर जिसके पास -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होती है वो एक लास्ट ऑर्बिट में रिवॉल्यूशन करता है। तो आप देख सकते हो कि -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है वो सबसे ज़्यादा है, ठीक है। ओके, तो वो जो न्यूमेरिकल जो वैल्यू है वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू को मैं एक ग्राफ में रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, तो वो जो ग्राफ आपका बनेगा उस ग्राफ को हम बोलेंगे भाई एनर्जी लेवल, ठीक है। तो ओके, मैं उसका ग्राफ बनाता हूँ। ओके, हमने फर्स्ट ऑर्बिट के लिए एनर्जी निकाली, वो एनर्जी हमारी आई थी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और सेकंड ऑर्बिट के लिए निकाली वो हमारी एनर्जी थी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, थर्ड ऑर्बिट के लिए निकाली थी वो आई थी 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और एनर्जी को हम 4 पुट करेंगे तो माइनस आएगा 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके लिए जो एनर्जी का इक्वेशन था वो था हमारा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाई n स्क्वायर, ऐसा हमारा इक्वेशन था, ठीक है। ओके, तो उस पैरामीटर से आपको एक एनर्जी लेवल का ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक वर्टिकल एक्सिस होती है ओके, तो लो लेवल हमारा एनर्जी लेवल है फर्स्ट ऑर्बिट का, ये लो लेवल एनर्जी हमारा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमारी जो हाइट में हम ड्रॉ करेंगे एनर्जी, हम हाइट में एनर्जी रखेंगे, ठीक है। तो उसका यूनिट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो मैंने यहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ पे है और -13.6 है लो लेवल एनर्जी है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ए ऑर्बिट है, ए ऑर्बिट का नंबर है फर्स्ट, तो एन इज इक्वल टू यहाँ पे 1 आएगा। देन आपके सेकंड ऑर्बिट का है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहीं पे आते होंगे, तो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। यहाँ से मैंने एक स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन एक ओरिजिनल लाइन ड्रॉ कर दिया, तो उसका नंबर होगा सेकेंड। देन आफ्टर है थर्ड, तो थर्ड का है -1.5, तो यहाँ पे होगा -1.5, उसकी मैंने एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दी, उसकी ऑर्बिट नंबर है थर्ड। देन आफ्टर आएगा -0.85, तो -8.5 यहाँ पे होगा -8.5, और उसकी मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दी, और उसका ऑर्बिट नंबर है 4, और उसके ऊपर यहाँ पे होगा n इज इक्वल टू 5, और वैसे वैसे होके सभी लाइन यहाँ पे मिलेगी और लास्ट में उसकी एनर्जी हो जाएगी 0, ठीक है। ओके तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि भाई हमारा जो इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन पहले हमारा ग्राउंड स्टेट में होता है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे रहता है, ठीक है। एक ग्राउंड स्टेट है, हम ये वाला स्टेट को हम बोलेंगे ग्राउंड स्टेट। ओके, हम देख रहे हैं कि भाई हम ग्राउंड स्टेट है, देना पर हमारा इलेक्ट्रॉन जाता है भाई सेकंड ऑर्बिट में, तो उसकी एनर्जी हो जाती है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। का तो कोई एक्साइटेड होकर जा सकता है -1.5 तक, का तो वो ग्राउंड स्टेट से तो डायरेक्ट यहाँ पे भी जा सकता है, तो डायरेक्ट वो ग्राउंड स्टेट से वो 0 मीन्स के वो एक्सकेप भी हो सकता है, मीन्स के वो फ्री हो जाएगा, ख्याल आया। तो जब हमारा मीन्स यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है तो हमारा एटम में से उसका कन्वर्ट हो जाता है एक आयन में, ठीक है। तो हम उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन प्रोसेस, ठीक है। तो हमारा इलेक्ट्रॉन एक ग्राउंड स्टेट में से एस्केप हो गया तो वो हमारा एटम बनकर एक आयन में कन्वर्ट हो गया, तो उसको हम बोल सकते हैं आयोनाइजेशन प्रोसेस। ओके, जब हमारा पहले इलेक्ट्रॉन होता है कि ग्राउंड स्टेट में, तो ग्राउंड स्टेट में से एक्साइटेड स्टेट में जब जाता है तो अब आपको उसको एनर्जी देनी पड़ती है, ठीक है। का तो कोई एक्साइटेड स्टेट में से ग्राउंड स्टेट में आएगा तब उसमें से एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। तो आप एनर्जी दे भी सकते हो और एनर्जी उसमें से रिलीज भी हो सकती है, ठीक है। ओके, तो उसके रिगार्डिंग आपको एक दो बात याद रखनी है, ठीक है। तो आपका जो पहले इलेक्ट्रॉन होता है वो एक ग्राउंड स्टेट में होता है, मतलब मीन्स के उसकी एनर्जी होती है -13.6 और डायरेक्ट होती है -3.4, तो उसकी बीच में कोई एनर्जी वाला कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। तो उसका क्या मीनिंग हुआ कि जिस इलेक्ट्रॉन के पास -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में रहेगा, और जिसके पास -3.4 इलेक्ट्रॉन वाला एनर्जी वाला जो इलेक्ट्रॉन रहता है वो सेकंड ऑर्बिट में रहता है। अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन के पास 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होती है तो वो कोई भी ऑर्बिट पे नहीं रह सकता, ठीक है।
क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट ही है ना कि भाई -3.4 इलेक्ट्रॉन वाले जो इलेक्ट्रॉन होगा तो एक सेकंड ऑर्बिट पे रहेगा, और -13.6 वाला इलेक्ट्रॉन वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो रहता है एक ग्राउंड स्टेट पे, ठीक है। ओके, तो उसकी बीच में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है, और बेसी तरह से उसकी बीच में भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रहता और उसकी बीच में भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रहता। हम यहाँ पे देखते हैं कि भाई जब हमारा नंबर ऑफ ऑर्बिट कंटिन्यूसली इंक्रीज होता है तो उसकी बीच का जो गैपिंग है वो गैपिंग उसका डिक्रीज हो जाता है। चला है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो तो उसका गैपिंग डिक्रीज होता है। ओके, तो हम बातचीत कर रहे थे भाई यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है तो ये एक्साइटेड स्टेट में से जब वो ग्राउंड स्टेट में आता है तब उसमें से कोई एनर्जी रिलीज होती है। का तो ग्राउंड स्टेट में से आप एक्साइटेड में ले जाते हो तब आपको एनर्जी देनी पड़ती है। ओके, आप एनर्जी कोई भी तरीके से आप दे सकते हो, पर सबसे अच्छा तरीका है कि भाई यहाँ पे आप लाइट इंसिडेंट करवा दो, ठीक है। आप जहाँ पे लाइट इंसिडेंट करवाओगे तो अब ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। तो एनर्जी को एब्जॉर्ब एक फोटॉन्स के फॉर्म में वो करेगा। हमारा लाइट में एक फोटोन रहता है, वो फोटोन एब्जॉर्ब कर लेगा, देन आफ्टर उसकी एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी तो वो चला जाएगा एक एक्साइटेड स्टेट में, ठीक है। ओके, तो आपको एक दो स्पेक्ट्रम के बारे में स्टडी करना है जो आपने आगे स्टडी किया था, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एंड देन आफ्टर इमिशन स्पेक्ट्रम। ओके, तो हमारा जो वाइट लाइट होती है तो वाइट लाइट में सभी सारे फ्रीक्वेंसी के फोटॉन्स अवेलेबल है। वाइट लाइट की आपको एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए उसका इक्वेशन होता है कि भाई E = H × म्यू। तो ये जो म्यू है तो ये म्यू आपकी एक फ्रीक्वेंसी है, वो फ्रीक्वेंसी एक वेरिएबल होती है, मीन्स के सभी लाइट की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होती है, वो आपको मालूम है। सभी लोअर फ्रीक्वेंसी होती है रेड कलर की और हाई फ्रीक्वेंसी होती है ब्लू कलर की, ठीक है। तो हम जो वाइट लाइट अवेलेबल है तो वाइट लाइट में सभी सारे कलर की फ्रीक्वेंसी अवेलेबल है। तो वाइट लाइट का हम स्पेक्ट्रम देखेंगे एक स्क्रीन पे, तो वो स्क्रीन पे सभी कलर अवेलेबल है, ठीक है। देन आफ्टर हम क्या करते हैं कि भाई वो जो हमारी वाइट लाइट हम इंसिडेंट करवाएंगे हमारा एक हाइड्रोजन एटम पे, ठीक है। हम वाइट लाइट को इंसिडेंट करवाएंगे हाइड्रोजन एटम में। तो हाइड्रोजन एटम क्या करेगा, एक कोई भी एनर्जी वाला फोटोन को वो एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। वो कोई भी एनर्जी वाला फोटोन को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, एक फिक्स एनर्जी वाला एटम को वो एब्जॉर्ब करेगा, एक फिक्स एनर्जी वाला प्रोटॉन को वो एब्जॉर्ब करेगा। तो वो इसकी एनर्जी कितनी होगी वो आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। वो कोई भी मिस के कोई रेंडमली एनर्जी वो एब्जॉर्ब नहीं कर लेगा, पर एक फिक्स उसकी रिक्वायरमेंट है। ये रिक्वायरमेंट वाली जो एनर्जी वाला फोटोन उसको मिलेगा तो वो उसको एब्जॉर्ब करेगा, पर इतनी एनर्जी उसकी आएगी कहाँ से वो आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो वो एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि भाई हमारा ग्राउंड स्टेट है तो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एन एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी है -3.4। तो इन दोनों के बीच में आपको एक डिफरेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो उसका डिफरेंस आएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और माइनस हो जाएगा प्लस। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 3.4 और उसका डिफरेंस मैंने फाइंड आउट किया, वो डिफरेंस फाइंड आउट हुआ -10.2। तो उसके बीच का जो डिफरेंस फाइंड आउट होता है ये होता है -10.2। आप वाइट लाइट इंसिडेंट करवा रहे हो, ये वाइट लाइट में सभी सारी फ्रीक्वेंसी का एक फोटॉन्स अवेलेबल है, मीन्स के सभी सारी एनर्जी का एक फोटॉन्स अवेलेबल है। इसमें से 10.2 एनर्जी वाला फोटोन को वो एब्जॉर्ब कर लेगा। 10.2 फोटोन वाला एनर्जी को एब्जॉर्ब करके वो एक ग्राउंड स्टेट में से एक एक्साइटेड में चले जाते हैं, ठीक है। अभी हम वो जो स्पेक्ट्रम में दिखते हैं, जो स्पेक्ट्रम वाली हमारी स्क्रीन थी, पहले हमारी वाइट लाइट इंसिडेंट होती थी तो सभी सारे कलर इसमें प्रेजेंट थे, बट अभी हम देख रहे हैं तो वहाँ के बीच में एक ब्लैक लाइन आ जाती है। वो ब्लैक लाइन कैसे आई, वो जो ब्लैक लाइन आई तो उसके ऊपर एक फ्रीक्वेंसी नंबर लिखे हुए हैं। तो वो जो फ्रीक्वेंसी होगी वो कितनी फ्रीक्वेंसी होगी, वो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे हम देख सकते हैं कि भाई E = H म्यू से हम निकाल सकते हैं। जो हमारी एनर्जी आई वो एनर्जी होगी 10.2। यहाँ पे 10.2 रख देंगे और एक एच प्लांक क्वेश्चन आपको मालूम है, और देना पर उसकी फ्रीक्वेंसी आप निकाल पाओगे। वहाँ पे कोई एक मिस के फोटोन आपने एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। तो पहले सभी सारे फोटोन आ रहे थे पर बीच में से आपने एक प्रोटॉन को एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। तो वहाँ पे एक फोटोन की एक गैरहाजिर नज़र आ रही है, मीन्स के वहाँ पे एक ब्लैक लाइन मौजूद हो गई, ठीक है। तो ये जो वाला स्पेक्ट्रम है ये स्पेक्ट्रम को हम बोलेंगे भाई एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, क्योंकि आप एनर्जी उसको एब्जॉर्ब कर ले हो। वाइट लाइट में से आपने थोड़ी एनर्जी उसकी एब्जॉर्ब कर ली, ठीक है।
ओके, देन आफ्टर आप ऐसा जरूरी, अगर आपका जो इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी यहाँ पे सेकंड स्टेट में अवेलेबल है, आपका इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी सेकंड स्टेट में अवेलेबल है, तो उसको एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए उतनी कितनी एनर्जी उसको चाहिए कि भाई ये दोनों के बीच में आपका डिफरेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा। चला, पहला आपका इलेक्ट्रॉन एक ग्राउंड स्टेट में था, इसलिए उसकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट हायर थी। बट यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑलरेडी आपका इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में है और उसको अपर लेयर में जाने के लिए कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो इन दोनों के बीच का आप डिफरेंस फाइंड आउट कर लो कि भाई -3.4 + 1.5, तो उसका आंसर आएगा -8.9। तो उसकी बीच का जो डिफरेंस फाइंड आउट हुआ वो -8.9। तो आप जो वाइट लाइट इंसिडेंट करवा रहे हो ना, तो इसमें एक -1.89 की भी एनर्जी का फोटोन्स अवेलेबल है और 10.2 एनर्जी का भी फोटोन्स अवेलेबल है। अब आप देख रहे हो तो इसमें दो ब्लैक लाइन प्रोड्यूस हो रही है, ख्याल आया, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में से थर्ड ऑर्बिट में भी चला जाता है। ठीक है, और ऐसा भी जरूरी नहीं है कि भाई हमारा जो ग्राउंड स्टेट वाला इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट थर्ड ऑर्बिट में भी चला जाता है। तो उसके लिए उसके पास कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी कि भाई 10.2 प्लस 1.89 चला है। तो इतनी एनर्जी वाला भी फोटोन इसमें मौजूद हो गए, तो वो फोटोन को वो एब्सेंट कर लेगा, वो फोटोन की वो एनर्जी ले लेगा, तो वो ग्राउंड स्टेट में से डायरेक्ट थर्ड स्टेट में भी चला जाता है। तो वहाँ पे भी एक ब्लैक लाइन प्रोड्यूस हो गई। अगर आपका इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी एक थर्ड ऑर्बिट में प्रेजेंट है और वो एक्साइटेड स्टेट में आना चाहता है, तो इन दोनों के बीच का आप डिफरेंस प्रोड्यूस कीजिए, तो उसका भी प्रोटॉन एब्सेंस है, तो वहाँ पे एक ब्लैक लाइन प्रोड्यूस हो रही है। तो आपने मीन्स के ब्लेमर सीरीज़ का स्पेक्ट्रम आपने देखा था, तो ब्लेमर सीरीज़ में आपने जो हाइड्रोजन एटम की स्पेक्ट्रम को स्टडी की, तो वहाँ पे एक ब्लैक लाइन बहुत ज़्यादा आपको मिल रही थी, वो इसी स्टेट से मिल रही थी। वो जो एक्सप्लेन कर रहे थे तो वो एनर्जी लेवल से आपका एक्सप्लेन हो सकता है कि भाई आपका जो कोई एक इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में है, तो ग्राउंड स्टेट में से एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए उसके पास एनर्जी होनी चाहिए 10.2। मीन्स के 10.2 वाला जो फोटोन है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। देन आफ्टर ऑलरेडी जो सेकंड एक्साइटेड स्टेट में है और उसको अपवर्ड स्टेट में जाना है, मीन्स के उसको भी अभी हाई एनर्जी लेवल में जाना है, तो वो जो 1.89 वाला जो फोटोन की जो एनर्जी होगी वो उसे एब्जॉर्ब कर लेगा, तो वहाँ पे भी एक ब्लैक लाइन प्रोड्यूस हो जाएगी। ठीक है, और इसी तरह से ऑलरेडी थर्ड ऑर्बिट में है, तो वो भी एक ब्लैक लाइन प्रोड्यूस कर लेगा, तो वही एक एनर्जी वो प्रोड्यूस करता है, ख्याल आया। ओके, देन आफ्टर आप जब ऊपर जाओगे तो अब उसकी एनर्जी जीरो होके जाएगी। एक ऐसा पॉइंट आएगा तब उसकी एनर्जी जीरो हो गई। तो जीरो हो गए का क्या मीनिंग हुआ कि भाई आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, मीन्स के एटम में से एस्केप हो गया, तो आपका एटम बन गया आयन। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं आयोनाइजेशन प्रोसेस। अगर आपका इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में है तो उसको बनाना है आयन, तो उसकी जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आपका इलेक्ट्रॉन सेकंड स्टेट में है, उसको बनाना है आयन, तो उसकी जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आपका इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में, तो उसकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी आप समझ रहे हो कि भाई आपका जो इलेक्ट्रॉन कोई भी स्टेट में हो सकता है, तो उसकी एक पर्टिकुलर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है कि भाई एटम में से उसको एस्केप करने के लिए। ठीक है, तो वो जो सभी सर आपका स्पेक्ट्रम बना, वो जो स्पेक्ट्रम बना है वो इस स्पेक्ट्रम को हमने नाम रख दिया कि भाई एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम आपका कैसे फाइंड आउट हुआ वो आपको मालूम पड़ा। ओके, तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि भाई इमिशन स्पेक्ट्रम के रिगार्डिंग। ओके, तो इमिशन स्पेक्ट्रम में हम क्या देखते हैं कि भाई हमने एक हाइड्रोजन की एक गैस ट्यूब कंसीडर की और उसमें हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कर दिया। मीन्स के उसने वो जो हमारी ट्यूब थी, वो ट्यूब ने हमको एक बैटरी के साथ हमने कनेक्ट कर दिया, तो इसमें से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस हो गई, इसमें से करंट फाइंड आउट हो गया। ठीक है, तो करंट को हम पास आउट करवा देते हैं, तो जो हमारा एटम था एक ग्राउंड स्टेट में से एक हाई एनर्जी स्टेट में चले जाते हैं। ठीक है, ग्राउंड स्टेट में से एक हाई एनर्जी स्टेट में चले जाते हैं। पर यहाँ हमारा जो सेकंड ऑर्बिट अवेलेबल है, तो सेकंड ऑर्बिट में ऑलरेडी हमारा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो यहाँ पे स्पेस ही नहीं है। वजह हमारा जो मोर इलेक्ट्रॉन आएगा, हमारा ग्राउंड स्टेट में से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, पर वहाँ पे स्पेस ही अवेलेबल नहीं है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन वापस अपन जो ग्राउंड स्टेट में जाएगा, वापस वो लोअर एनर्जी लेवल पर जाएगा, तो वापस वो लो लेवल एनर्जी पर जाएगा, पर उसके पास एनर्जी ज़्यादा है। ठीक है, तो उसके पास जो एनर्जी ज़्यादा है वो एनर्जी को वो एक फोटॉन्स के फॉर्म में वो रिलीज कर देगा।
तो वो जो फोटोन होता है एक इट इज़ अ लाइट, ठीक है। तो वो एक लाइट प्रोड्यूस करेगा, और लाइट एक विजिबल लाइट भी हो सकती है और अनविजिबल लाइट भी हो सकती है। मीन्स के हमारी जो विजिबल लाइट की रेंज में उसकी फ्रीक्वेंसी होगी तो हम देख पाएंगे। अगर विजिबल लाइट से ज़्यादा होगी तो हम उसको बोलेंगे अल्ट्रावायलेट रे, तो अल्ट्रावायलेट रे हम नहीं दे सकते। देन आफ्टर विजिबल लाइट से कम होती है, ये जो वाली लाइन होती है ना कि भाई N4 में से N5 में आएगा, का तो N4 में से N3 में आएगा, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है इट इज़ अ वेरी लो, तो वो विजिबल लाइट से भी कम होती है, उसको हम बोलेंगे इंफ्रारेड। चला है, वो भी हम नहीं दे सकते। ओनली फॉर हम कौन सा दे सकते हैं कि भाई हमारा N4 में से N2 में आता है वही हम देख सकते हैं, ठीक है। तो वो सीरीज़ को हम बोलेंगे भाई विजिबल सीरीज़। तो वो जो हमारा हाई फ्रीक्वेंसी वाला होता है उसको हम बोलेंगे अल्ट्रावायलेट लाइट। तो वो जो लाइट प्रोड्यूस हो रही है तो एक लाइट एक पर्टिकुलर एक कलर की प्रोड्यूस होगी अगर विजिबल लाइट की विजन में आती है तब, ठीक है। तो अब यहाँ वहाँ पे हम स्क्रीन में देख रहे हैं तो हमारी जो स्क्रीन पे ओनली पर एक ही लाइट देख रही है, सभी सारा एक ब्लैक कलर दिख रहा है। तो ये वाला स्पेक्ट्रम को बोलते हैं भाई इमिशन स्पेक्ट्रम। इमिशन स्पेक्ट्रम मीन्स कैसे, इसमें से एक कोई लाइट प्रोड्यूस होगी, और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम मीन्स के इसमें आपको कोई एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो इमिशन में आपकी एनर्जी रिलीज होती है और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में आपको एनर्जी देनी पड़ती है, ठीक है। ओके, तो ऐसे मैकेनिज्म में बोर्स का जो थर्ड पोस्टुलेट्स था, तो थर्ड जो पोस्टुलेट्स था तो थर्ड पोस्टुलेट्स को ये प्रूव कर सकता है, ठीक है। ओके, अभी मैंने जो एनर्जी लेवल का हमने ग्राफ स्टडी किया था वैसा ही ग्राफ यहाँ पे, बट ये है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए, ठीक है। मैंने जो पहले आपको एक्सप्लेन किया था वो एक रेंडमली मैंने एक्सप्लेन किया था कि आपको एक मालूम पड़े, ठीक है। बट यहाँ पे आप देख रहे हो कि भाई हमारा सपोज के इलेक्ट्रॉन है सेकंड स्टेट में, मीन्स के हमारा एक्साइटेड स्टेट में हमारा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वो जाना चाहता है कि भाई ग्राउंड स्टेट में। तो एक्साइटेड स्टेट में वो ग्राउंड स्टेट में जाएगा तब वो इतनी सारी एनर्जी को रिलीज़ करेगा, वो जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा है। चला है, यहाँ से यहाँ तक की एनर्जी वो रिलीज़ करता है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी ज़्यादा है, अगर एनर्जी ज़्यादा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी ऑब्वियसली ज़्यादा होगी, ठीक है। वो जो फ्रीक्वेंसी वाली लाइट आप प्रोड्यूस करोगे तो वो लाइट आप देख नहीं पाओगे क्योंकि उसकी एनर्जी ज़्यादा है। एक विजिबल लाइट का रीजन से भी उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो वो आप देख नहीं पाओगे, ठीक है। उसको देखने के लिए कोई अलग टेक्निक आपको लगानी पड़ेगी तब आप उसको देख पाओगे, ठीक है। तो यहाँ से लेके मीन्स के आपका जो इलेक्ट्रॉन सेकंड स्टेट में था तो सेकंड स्टेट में से ग्राउंड स्टेट में आया तो उसने कोई एक एनर्जी वाली फ्रीक्वेंसी वाली जो लाइट थी वो इसने इमिट कर दिया। देन आफ्टर वो एक थर्ड ऑर्बिट में से डायरेक्ट ग्राउंड स्टेट में आता है तो उसकी एनर्जी वापस उसकी इंक्रीज हो गई। देन आफ्टर N4 में से वापस यहाँ पे मीन्स का ग्राउंड स्टेट में आएगा तो उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी, और हाईएस्ट एनर्जी उसकी होगी कि भाई यहाँ से यहाँ तक आएगा तो उसकी एनर्जी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, तो उसके पास बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाली लाइट वो प्रोड्यूस करता है, क्या है। तो वो हमारा जो स्पेक्ट्रम फाइंड आउट होता है वो स्पेक्ट्रम को हम देख नहीं सकते, और उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो बहुत फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, इसलिए उस स्पेक्ट्रम को हमने नाम दे दिया कि भाई अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम। दिस वे लाइट इज नॉन एज अल्ट्रावायलेट लाइट। અને वो जो सारा स्पेक्ट्रम फाइंड आउट किया था वो साइंटिस्ट का नाम था लेमन, ठीक है। तो इस सीरीज़ का हमने नाम दे दिया भाई लेमन सीरीज। ओके, हम अब बातचीत करेंगे भाई ऑलरेडी हमारा सेकंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, ठीक है, पर वो सेकंड स्टेट में से ग्राउंड स्टेट में नहीं जाता है, ओनली फॉर सेकंड स्टेट में ही रहता है। तो पहले वाला इलेक्ट्रॉन मीन्स के हमारा जो थर्ड ऑर्बिट वाला जो इलेक्ट्रॉन है ना वो ऐसा नहीं कि भाई वो डायरेक्ट ग्राउंड स्टेट में जा सके, ऐसा भी बन सकता है कि भाई वो सेकंड ऑर्बिट में आ सके। तो सेकंड ऑर्बिट में आ सके तो उसकी एनर्जी का जो गैपिंग है ये बहुत कम है, वो आप इजीली आप देख सकते हो, ठीक है। ये जो कम है आप इजीली देख सकते हो। तो कम एनर्जी वाली फ्रीक्वेंसी, कम एनर्जी मीन्स के कम फ्रीक्वेंसी वाली जो लाइट है वो है एक रेड कलर की। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन मीन्स के यहाँ पे आता है तो आपकी लाइट इमिट होगी, वो कलर आपको दिख पाएगा, वो कलर है आपका रेड कलर। देन आफ्टर N इज इक्वल टू 4 मीन्स के 4 ऑर्बिट में से सेकंड ऑर्बिट में आता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी ज़्यादा है, मीन्स के येलो कलर की होगी, ठीक है। और देन आफ्टर N इज इक्वल टू 5 से लेके N इज इक्वल टू 2 में आता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी उससे भी ज़्यादा है, मीन्स के ग्रीन कलर की भी हो सकती है। देन आफ्टर N इज इक्वल टू 5 से लेके यहाँ तक आता है उसकी फ्रीक्वेंसी उससे भी ज़्यादा है, मीन्स के वायोलेट कलर की भी हो सकती है, ठीक है। देन आफ्टर N इज इक्वल टू इन्फिनाइट से लेके यहाँ तक आता है तो उसकी लाइट जो है उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, तो वो ब्लू कलर की हो सकती है, ब्लू कलर की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है।
रेड कलर की फ्रीक्वेंसी सबसे कम है। एक स्पेक्ट्रम आप विजिबल कर सकते हो, ठीक है। तो वो विजिबल हम उसको नाम दे देंगे भाई विजिबल रीजन्स, मीन्स के विजिबल स्पेक्ट्रम। तो विजिबल स्पेक्ट्रम फाइंड आउट किया था ब्लेमर नाम का साइंटिस्ट ने। तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि भाई ब्लेमर विजिबल स्पेक्ट्रम। देन आफ्टर सपोज के ऐसा भी बन सकता है कि भाई हमारा फोर्थ ऑर्बिट में से थर्ड ऑर्बिट में हमारा इलेक्ट्रॉन आए, तो हमारा जो एक्साइटेड ऑर्बिट थी वो 4 थी, तो 4 में से वो थर्ड में आती है। अगर 4 में से वो थर्ड में आती है तो उसकी जो एनर्जी वो रिलीज करेगा वो बहुत कम एनर्जी है, जो रेड लाइट की जो एनर्जी होती है उससे भी कम है। तो आप उसको देख नहीं पाओगे। कम से कम आप कौन सा कलर देख सकते हो? रेड कलर। रेड कलर से कम एनर्जी वाला आप कलर विजिबल नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आपको जो एजो वाली जो आपकी एक लाइट प्रोड्यूस होती है, लाइट तो प्रोड्यूस होती है बट आप विजिबल नहीं कर पा रहे हो, और उसकी फ्रीक्वेंसी एक रेड कलर से भी कम है, इसलिए उस स्पेक्ट्रम को हमने नाम दे दिया इंफ्रारेड। इंफ्रारेड मीन्स के रेड कलर से भी कम एनर्जी, ठीक है। वैसे उसकी भी एनर्जी आप नहीं देख पाओगे, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ तक ट्रैवलिंग करेगा तब इसमें से एनर्जी रिलीज होगी, वो भी आप नहीं देख पाओगे, ठीक है, क्योंकि उसकी एनर्जी बहुत कम है। और ये जो स्पेक्ट्रम फाइंड आउट हुआ था, एक इंफ्रारेड का स्पेक्ट्रम फाइंड आउट हुआ था, और वो फाइंड आउट किया था पाइसन नाम का साइंटिस्ट ने, तो उसको हम बोलते हैं पाइसन स्पेक्ट्रम। देन आफ्टर हमारा n = 5 में से 4 में आता है, और 4 हमारा मीन्स के एक एक्साइटेड स्टेट है, उससे हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में नहीं जा, उससे हम नीचे नहीं जा सकते, ठीक है। तो वो फाइंड आउट किया था ब्रैकेट्स ने, ब्रैकेट्स नाम का साइंटिस्ट ने, और वो भी एक इंफ्रारेड भी हम कहते हैं, क्योंकि उसकी भी फ्रीक्वेंसी एक रेड कलर से कम ही है, ठीक है। तो ऐसे आपको एक एनर्जी लेवल फाइंड आउट हुआ। वो एनर्जी लेवल से आपको मालूम पड़ता है कि भाई आपका इलेक्ट्रॉन मीन्स के आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में जाता है। वो कोई भी एक्साइटेड में हो सकता है, 4 ऑर्बिट में भी थर्ड ऑर्बिट में जा सकता है, अगर 4 ऑर्बिट से डायरेक्ट वो ग्राउंड स्टेट में भी जा सकता है, ठीक है। तो 4 ऑर्बिट में से वो ग्राउंड स्टेट में भी जाएगा तो उसकी एनर्जी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो उसको हम बोलेंगे अल्ट्रावायलेट रे, ठीक है। तो 4 में से मीन्स के 2 में आता है तो वो विजिबल लाइट बोलेंगे, और 4 में से 3 में आता है तो वो इंफ्रारेड बोलेंगे, और 4 में से मीन्स के 3 में आता है वो विजिबल लाइट बोल सकते हैं, और 5 में से 4 में आता है उसको हम इंफ्रारेड बोल सकते हैं, ठीक है। तो उसकी एनर्जी का गैपिंग मीन्स एनर्जी डिफरेंस आपको फाइंड आउट करना है, और उससे आप बता सकते हो कि भाई उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है। जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है उसको हम बोलेंगे अल्ट्रावायलेट रे, जिसकी फ्रीक्वेंसी अल्ट्रावायलेट से कम है और हम विजिबल कर सकते हैं उसको हम बोलेंगे विजिबल रे, और जिसको हम देख नहीं सकते बट उसकी फ्रीक्वेंसी विजिबल रे से भी कम है उसको हम बोलेंगे इंफ्रारेड। तो इससे सारे इसके हमारा जो ग्राफ है, तो ग्राफ हमको हमारी जो स्पेक्ट्रम फाइंड आउट हुआ था वो स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। सपोज कि हमारा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, ठीक है, वो वहाँ पे नहीं रह सकते, वो एक लोअर एनर्जी लेवल पे आना चाहते हैं, तो वो यहाँ पे आ जाएगा, तो उसमें से कोई एक लाइट इमिशन होगी, तो वो कितनी एनर्जी वाली लाइट इमिट करता है, तो उसके रिगार्डिंग आपको इक्वेशन निकालना है, ठीक है। तो एनर्जी का डिफरेंस हम निकालना चाहते हैं, तो एनर्जी का डिफरेंस आप इनिशियल सबट्रैक्ट इनिशियल एनर्जी इज फाइनल, ओके। तो उसका जो इक्वेशन आता है, तो उसका इक्वेशन एनर्जी का हमने क्वांटम नंबर के लिए हमने निकाला था, वो एनर्जी का इक्वेशन था -me⁴ अपॉन 8ε0² n² h², ठीक है। पर यहाँ पे n हम लिखेंगे फर्स्ट हमारा जो इनिशियल एनर्जी थी इसके लिए, ठीक है। देन आप यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे ये जो इक्वेशन का माइनस आएगा -me⁴, यहाँ पे 8ε0², यहाँ पे n फाइनल और h², तो दोनों में जो कॉमन होता है वो कॉमन हम इसके जो सेम वैल्यू होती है उसको हम कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन यहाँ पे निकलेगा me⁴ 8ε0² और h², तो उसका इक्वेशन हमको निकला यहाँ पे माइनस वाली टर्म है ना, और यहाँ पे माइनस हो जाएगा प्लस, तो मैं प्लस वाली टर्म में पहले रखता हूँ, तो 1 आ जाएगा nf², और माइनस आ जाएगा ni², ऐसा इक्वेशन हमको मिला। दिस इज एनर्जी डिफरेंस, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एनर्जी डिफरेंस। हम यहाँ पे डेल्टा En भी लिख सकते हैं, डेल्टा En, ओके। तो एनर्जी का इक्वेशन हमको दे दिया था भाई प्लांक नाम का साइंटिस्ट ने, E = होता है hµ, तो यहाँ पे hµ भी लिख सकते हैं, hµ, तो hµ आएगा me⁴ अपॉन 8ε0² h² 1/nf² माइनस 1/ni², ठीक है, ऐसा उसका इक्वेशन मिला, ओके। देन आफ्टर यहाँ पे हमारी जो फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी को हमको कन्वर्ट करनी है कि भाई वेवलेंथ में, ये हमारा फ्रीक्वेंसी वाला इक्वेशन बना, ये हमारा इक्वेशन मिला फ्रीक्वेंसी वाला, ठीक है।
पर हमको फाइंड आउट करना कि भाई वेवलेंथ की टर्म में, अगर आपको वेवलेंथ की टर्म में फाइंड आउट करना है तो आपका जो लाइट ऑफ स्पीड का इक्वेशन होता है सी इज इक्वल टू लैम्बडा इंटू म्यू। तो म्यू इज इक्वल टू आपका फाइंड आउट होगा सी अपॉन लैम्बडा, तो हम यहाँ पे सी अपॉन लैम्बडा रख देते हैं। तो यहाँ पे आपका इक्वेशन मिल जाएगा एच सी अपॉन लैम्बडा, एच सी अपॉन लैम्बडा। तो यहाँ पे हम लैम्बडा आई एफ लिख देते हैं, आई एफ। तो आई एफ का क्या मीनिंग हुआ, इनिशियल डिफरेंस इज इनिशियल टू फाइनल, ठीक है। तो यहाँ पे एम ई रेस टू 4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर 1 अपॉन एन एफ स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन आई स्क्वायर, क्या रहा है। ओके, देन आफ्टर कि भाई आपको ओनली फॉर लैम्बडा वाली टर्म चाहिए तो एम एच सी को इस साइड ले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगी 1 अपॉन लैम्बडा इनिशियल टू फाइनल इज इक्वल टू एम ई रेस टू 4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच क्यूब और सी इंटू सी, और यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन एन एफ स्क्वायर माइनस 1 ऑफ एन आई स्क्वायर। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि भाई हमारा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी कांस्टेंट होता है, 8 की वैल्यू भी कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट की भी वैल्यू कांस्टेंट, एच प्लैंक कांस्टेंट, लाइट ऑफ स्पीड सभी सारी कांस्टेंट है, ठीक है। ये सभी सारी टर्म हमारी कांस्टेंट फाइंड आउट हुई और कांस्टेंट को हमने नाम दे दिया दिस इज अ रीडबर्ड कांस्टेंट कि भाई आर इज इक्वल टू एम ई रेस टू 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट एच क्यूब इंटू सी। इसकी हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो वो वैल्यू फाइंड आउट होगी कि भाई 1.097 इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स, ठीक है। ऐसा हमने आगे इक्वेशन लिखा था, ब्लेमर ने हमको दिया था कि भाई 1 अपॉन लैम्बडा इज इक्वल टू आर 1 अपॉन 2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर, और एन इज इक्वल टू आप लिखते थे 3 4 5। वो कैसे, अब देखिए यहाँ पर ब्लेमर सीरीज कहाँ से स्टार्ट होती है भाई, सेकंड में से। हमारी जो सेकंड ऑर्बिट है वहाँ से ब्लेमर सीरीज स्टार्ट होती है। तो हमारा इनिशियल मीन्स के उसकी जो ग्राउंड स्टेट है वो ग्राउंड स्टेट ही सेकंड है, सेकंड से कम नहीं हो सकती है, सेकंड से कम नहीं हो सकती है। अगर सेकंड से कम होगी तो उसकी फ्रिक्वेंसी हाई हो जाएगी ना, तो हाई हो जाएगी तो उसका रीजन एक विजिबल लाइट का नहीं होगा, तो उसका रीजन हो जाएगा अल्ट्रावायलेट का। बट ये अल्ट्रावायलेट के बारे में बातचीत नहीं कर रहा था, वो एक विजिबल लाइट के बारे में बातचीत कर रहा था। तो इसलिए उसका जो ग्राउंड स्टेट था वो ग्राउंड स्टेट एन इज इक्वल टू 2 था, 2 से कम नहीं हो सकता, ठीक है। तो 2 से वो 3 में भी जा सकता है, 2 में से वो 4 में भी जा सकता है, वो 2 में से वो 5 में भी जा सकता है, वो 2 में से वो इन्फिनिट में भी जा सकता है, ठीक है। इसलिए यहाँ से एन इज इक्वल टू आपने रखा था 2 और यहाँ पे रखा था आपने एन इज इक्वल टू 3 4 5 6, आप कोई भी रख सकते हो, ठीक है। और वैसा ही आपने एक लेमन सीरीज का फाइंड आउट किया था, जो लेमन सीरीज फाइंड आउट किया था उसका इक्वेशन आपने ऐसे निकाला था कि भाई 1 अपॉन लैम्बडा इज इक्वल टू आर 1 अपॉन 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर, और वहाँ पे आपने लिखा था एन इज इक्वल टू 2 3 4 5। तो आप देख रहे हो तो भाई वो जो लेमन सीरीज थी वो एक अल्ट्रावायलेट पे रीजन पे वो काम कर रही थी, तो अल्ट्रावायलेट की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो तो उसकी जो फ्रिक्वेंसी वो सबसे ज़्यादा है, उसके पास एनर्जी सबसे ज़्यादा है। तो आप एन इज इक्वल टू 1 से छोड़ के आप 2 3 4 और 5 कोई भी आप स्टेट में उसको एक्साइटेड कर सकते हो, ठीक है। अब कोई भी स्टेट में उसका एक्साइटेड हो सकता है, ठीक है, ख्याल आया। तो इसलिए यहाँ पे 2 था। यहाँ पे आपने पार्शन देखा था, तो पार्शन में हम एन इज इक्वल टू 3 से स्टार्ट हुआ था, क्योंकि वो जो थर्ड वाली ऑर्बिट है वही उसके लिए ग्राउंड स्टेट है, इसलिए ब्रैकेट सीरीज का जो ग्राउंड स्टेट था वो उसकी ऑर्बिट थी एन इज इक्वल टू 4, ठीक है। देन आफ्टर पी फंड, तो पी फंड के लिए थी एन इज इक्वल टू 5। ऐसे हमारा स्पेक्ट्रम फाइंड आउट हुआ था, ख्याल आया आपको। अभी वो इक्वेशन कैसे बना, तो वो इक्वेशन ऐसे बना, ठीक है, कि भाई 1 अपॉन लैम्बडा देन आफ्टर 1 अपॉन लैम्बडा आई एफ, ये उसका हम जनरल इक्वेशन लिख देते हैं कि भाई आर, और यहाँ पे आ जाएगा एन एफ स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन आई स्क्वायर। अब कोई भी स्टेट में से कोई भी स्टेट में जा सकते हो, आप एन इज इक्वल टू 5 में से 4 में जा सकते हो। तो आपको एनर्जी का डिफरेंस इन दोनों के बारे में आपको फाइंड आउट करना है। देन पर आप एन इज इक्वल टू 5 से लेकर 3rd में भी जा सकते हो, और एन इज इक्वल टू 5 में से लेकर आप 2 में भी जा सकते हो, चला आया। और एन इज इक्वल टू 5 से लेकर आप ग्राउंड स्टेट में भी जा सकते हो, उसकी जो फ्रिक्वेंसी होगी वो सबसे ज़्यादा होगी। और एन इज इक्वल टू 5 में से लेकर 4 में आया तो उसकी फ्रिक्वेंसी सबसे कम हुई, और एन इज इक्वल टू 5 में से 3 में आया तो उसकी फ्रिक्वेंसी उससे थोड़ी ज़्यादा हुई, ठीक है। तो वो हो गई एक पार्शन सीरीज, इसके इंफ्रारेड की सीरीज। वो भी आपको नहीं दिख पाएगी क्योंकि इट इज़ नॉट विजिबल लाइट। पर विजिबल लाइट होती है एन इज इक्वल टू 5 से लेकर 2 तक, चला है। इतना रीजन्स आप विजिबल देख सकते हो, आप उसको देख सकते हो, विजिबल रीते आप मिस को उसको देख सकते हो। इतना जो आपका स्पेक्ट्रम फाइंड आउट हुआ वो आप वो भी नहीं देख सकते, आप ए भी नहीं देख सकते, और आप ए भी नहीं देख सकते क्योंकि उसके पास ज़्यादा फ्रिक्वेंसी है और उसके पास उससे भी कम फ्रिक्वेंसी है,
ख्याल आया आपको? ठीक है, तो ऐसे आपका एक स्पेक्ट्रम फाइंड आउट हुआ था और स्पेक्ट्रम का आपने जो सीरीज फाइंड आउट की थी कि भाई ब्लेमर सीरीज पेशन सीरीज एंड ब्रैकेट एंड पी फंड सीरीज, तो उसका इक्वेशन ऐसे आपने फाइंड आउट किया था। ठीक है, ओके, तो ये जो आपका इक्वेशन मिला, तो एक इक्वेशन आपका ये जनरल फाइंड आउट हुआ और आर को हम बोलते हैं रीडबर्ग कांस्टेंट। ओके, हमने जो लास्ट तक का जो वीडियो था उसमें हमने लास्ट में देखा था कि भाई हमने एनर्जी फाइंड आउट की थी। ठीक है, लास्ट में हमने एनर्जी फाइंड आउट की, एनर्जी का जो इक्वेशन था वो हमने कैसे आया वो हमने डिस्क्राइब किया था एनर्जी लेवल का ग्राफ पर से। ओके, तो एनर्जी लेवल का जो ग्राफ ने हमने देखा कि भाई हमारा जो इलेक्ट्रॉन एक एक्साइटेड स्टेट में से जब लो लेवल एनर्जी में आता है तब इसमें से कोई एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की एक लाइट इमिशन होती है। ठीक है, ओके, तो वो जो पर्टिकुलर लाइट की जो लाइट इमिशन हो रही है तो उसकी जो एनर्जी होती है वो एनर्जी जो आपकी दो एनर्जी स्टेट है मीन्स के एक्साइटेड स्टेट एंड ग्राउंड स्टेट, उसकी बीच का जो डिफरेंस होता है इतनी उसकी होती है। तो ये थर्ड पोस्टुलेट था बोर्स का, नील बोर्स का जो थर्ड पोस्टुलेट था उसको उसने प्रूव कर दिया। यहाँ पर हम बातचीत करेंगे भाई उसका सेकंड पोस्टुलेट की रिगार्डिंग। तो उसने सेकंड पोस्टुलेट में ऐसा कह ही दिया था कि भाई उसका एंगुलर मोमेंटम होना चाहिए L = NH/2π, पर उसने उसको डिस्क्राइब नहीं किया कि भाई L = NH/2π कैसे आया, ख्याल आया? उसके पास ऐसा कोई आंसर नहीं मिला। तो लास्ट में एक साइंटिस्ट आए, एक डी ब्रोगली। ठीक है, तो डी ब्रोगली ने उसने प्रूव करके बताया कि भाई उसका एंगुलर मोमेंटम वाकई में L = NH/2π होता है। ठीक है, तो अभी हम फाइंड आउट करेंगे बाय डी ब्रोगली एक्सप्लेनेशंस ऑफ बोर सेकंड पोस्टुलेट्स। तो बोर का जो सेकंड पोस्टुलेट्स था वही उसने फाइंड आउट किया। ठीक है, तो उसका जो उसने बताया कि भाई सेकंड पोस्टुलेट्स में उसने बताया था कि भाई उसका एंगुलर मोमेंटम L = NH/2π होती है, NH/2π। ठीक है, ओके, उसको समझने के लिए आपको एक 11th में आपने एक वेव चैप्टर आपने स्टडी किया था, वेव। ठीक है, तो वेव में आपने देखा था कि भाई आपका जो वेव होता है एक 2 टाइप्स का होता है, एक स्टेशनरी वेव एंड सेकंड इज अ ट्रैवलिंग वेव। तो मैं यहाँ पे एक स्टेशनरी वेव की मैं बातचीत कर रहा हूँ। तो क्या आपके पास एक स्ट्रिंग है, आपके पास एक स्ट्रिंग अवेलेबल है, ये स्ट्रिंग आपने एक फिक्स रिजिड पॉइंट पे यहाँ पे रखी हुई है। अगर आप यहाँ पे प्लगिंग करोगे तो उसमें से एक बहुत सारी वेव जनरेट होगी और सभी सारी वेव यहाँ से मिस के जनरेट होगी तो वो एनर्जी लेके यहाँ पे ट्रैवलिंग करके यहाँ पे आ जाएगी। पर यहाँ पे एक रिजिड बॉडी है तो वो वापस यहाँ से लेके यहाँ तक आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक रिजिड बॉडी है तो आगे ट्रैवलिंग नहीं कर सकती। ठीक है, ओके, तो आगे ट्रैवलिंग नहीं कर सकती तो उसमें से बहुत सारी वेव एक प्रोड्यूस हुई और सभी सारी वेव का मिस के एक ड्रॉप और क्रस्ट प्रोड्यूस हुआ और इंटरफियरेंस फाइंड आउट हो गए तो सभी सारी की एनर्जी एक नली फाइंड आउट हो गई। बट इसमें से एक वेव जनरेट हुई, एक ही वेव बची कि भाई उसकी जो वेवलेंथ हमको निकालनी है तो वो उसकी वेवलेंथ इस टाइप की आई कि भाई यहाँ से लेके यहाँ तक आई, देन आपने यहाँ पे तो रिजिड बॉड है तो वो यहाँ से वो वापस चली गई और यहाँ तक आ गई। ठीक है, तो उसकी जो लेंथ थी वो उसकी लेंथ है L। अब उसको फाइंड आउट करना कि भाई उसकी वेवलेंथ, अब हमको फाइंड आउट करना है उसकी वेवलेंथ कितनी होगी। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि भाई उसका फेज डिफरेंस कितना है। फेज डिफरेंस हमारी जो वेवलेंथ होती है ना वो एक फेज डिफरेंस पर डिपेंड है। अगर आपका फेज डिफरेंस मीन्स के 2π है तो तब उसकी वेवलेंथ आती है लैम्बडा। पर यहाँ पे आप देख रहे हो कि भाई उसका फेज डिफरेंस है ओनली फॉर पाई, यहाँ पे 0, यहाँ पे 90 और यहाँ पे 180 मीन्स के पाई। तो पाई जितना फेज डिफरेंस होता है तो उसकी वेवलेंथ होती है λ/2, तो उसकी वेवलेंथ आई λ/2। तो λ/2 = आप L लिख सकते हो और λ आप लिख सकते हो 2L। ख्याल है आपको? λ आप लिख सकते हो 2L। ओके, अब हम एटम के बारे में बात करेंगे। तो एटम का स्ट्रक्चर ऐसे होता है कि भाई बीच में होता है कि पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये जो रेडियस होती है वो रेडियस होती है R। बट अगर हमारा एक हाइड्रोजन एटम है तो उसकी रेडियस होती है A0। मैंने A0 की वैल्यू निकाली थी, याद आया आपको? 5.29 × 10⁻11 मीटर। तो मैं यहाँ पे रेडियस लिख सकता हूँ A0। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे मुझे L फाइंड आउट करना है, L। तो एल के आप कैसे फाइंड आउट करोगे? ये यहाँ पे एक सर्कल आप देख रहे हो, तो सर्कल की आपको लेंथ फाइंड आउट करने के लिए उसका सर्कम्फरेंस का डिस्टेंस आप मेजरमेंट कर लोगे। ठीक है, तो उसकी सर्कम्फरेंस का इक्वेशन होता है 2πr। बट यहाँ पे A0 है, तो यहाँ पे A0 है इसलिए आप लिख सकते हो ना कि भाई 2πa0। तो यहाँ पे λ = L × 2πa0, तो उसकी लैम्बडा फाइंड आउट हो गई 4πa0। ठीक है, तो उसकी लैम्बडा फाइंड आउट होगी 4πa0। ऐसा जरूरी नहीं कि भाई ऐसा ही आपको वेव जनरेट हो, आप ऐसा भी वेव जनरेट हो सकते हैं, यहाँ से लेके ऐसे और ऐसे। ठीक है, और यहाँ से वो वापस आ जाएगा और ऐसे बन जाएगा। तो यहाँ पे आप वेवलेंथ देख रहे हो, तो ये वेवलेंथ कितनी है कि भाई लैम्बडा जितनी है, तो आप λ = L लिख सकते हो।
ऐसा भी नहीं है कि भाई ऐसी पैटर्न बन सके, ऐसी भी पैटर्न बन सकती है। यहाँ से लेके ऐसी वेव्स गई और ऐसे, और यहाँ से इंसिडेंट हुई, देन आपने यहाँ से वो वापस रिफ्लेक्ट होके हमको ऐसे फाइंड आउट होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो तो यहाँ पे आपकी वेवलेंथ कितनी फाइंड आउट हुई, 3/2 लेमड़ा, क्योंकि यहाँ तक का लेमड़ा होता है और एक हाफ लेमड़ा, तो 1 लेमड़ा प्लस 1/2 लेमड़ा इज इक्वल टू 3/2 लेमड़ा, 3/2 लेमड़ा इज इक्वल टू एल आया, तो लेमड़ा इज इक्वल टू आ जाएगा 2/3 एल, ठीक है। तो ऐसी आप देख रहे हो कि सभी सारी जो आप वेव देख रहे हो तो सभी सारी वेव आपकी टेस्टनरी वेव है, ठीक है। तो टेस्टनरी वेव को सेटिस्फाई करने के लिए आपका जो जनरल इक्वेशन फाइंड आउट हुआ, वो जनरल इक्वेशन आपका फाइंड आउट होगा कि भाई उसकी जो लेंथ एल आएगी वो एल इज इक्वल टू आएगा एन लेमड़ा, ठीक है। इस कंडीशन फॉर द टेस्टनरी वेव, तो आज जो कंडीशन फाइंड आउट हुई है वो एक टेस्टनरी वेव के रिगार्डिंग फाइंड आउट हुई है कि भाई एल इज इक्वल टू एन लेमड़ा, एल इज इक्वल टू एन लेमड़ा। तो ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन है ना, तो इलेक्ट्रॉन एक मैटर है, उसके पास मास होता है, और आपने मैटर वेव में आगे स्टडी कर लिया 11 चैप्टर में मैटर वेव। तो मैटर वेव में आपने स्टडी किया था कि अगर आपका जो मैटर वेव वो ट्रैवलिंग करता है तो एक वेव की पैटर्न में वो ट्रैवलिंग करता है, ठीक है। तो ये भी इलेक्ट्रॉन एक वेव की पैटर्न में ट्रैवलिंग करेगा। कैसे वो ट्रैवलिंग करेगा कि भाई यहाँ से एक ऐसे जाएगा और यहाँ से मीन्स के ऐसी उसकी एक वेव पैटर्न फाइंड आउट होगी, ठीक है। ओके, अब ये जो पोर्शन देख रहे हो ना, ये पोर्शन है टेस्टनरी वेव का, ठीक है। ये जो पोर्शन बन रहा है, ये सभी सारे जो पोर्शन बन रहा है तो वो सभी सारे जो पोर्शन है एक टेस्टनरी वेव का पोर्शन बना हुआ है। तो टेस्टनरी वेव आपको मालूम है कि भाई टेस्टनरी वेव एक प्रोपोगेशन नहीं हो रही है, मीन्स के वो ट्रैवलिंग नहीं होती है। तो ट्रैवलिंग नहीं होती है तो उसके पास एनर्जी भी नहीं होती है। वो जो ट्रैवलिंग नहीं हो रही है तो मीन्स के उसके पास वो एनर्जी वो ट्रैवलिंग करके नहीं जा सकती है। उसके पास एनर्जी होती है पर वो एनर्जी वो रिलीज़ नहीं कर सकती है। अगर वो ट्रैवल नहीं कर रही है तो उसकी एनर्जी रिलीज नहीं होगी। ऐसी उसकी एक फिनोमिना फाइंड आउट हो गया, ऐसे उसका एक वेव पैकेट्स फाइंड आउट हो गया, ठीक है। आपका जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, वो भी कोई ने देखा ही नहीं कि आपका इलेक्ट्रॉन कैसे, ऐसा उसने एक क्लाउड्स बना हुआ रहता है, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक मैटर है और एक मैटर हमारा एक वेव की पैटर्न में वो ट्रैवलिंग करता है, तो ऐसे उसका एक फिनोमिना फाइंड हुआ, ऐसे उसका एक क्लाउड्स फाइंड हुआ। बट एक क्लाउड्स में एक्चुअली इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है वो अभी किसी को मालूम नहीं है, ठीक है। तो ऐसा उसने हमको ऐसा उसका ऐसा क्लाउड्स मिला, ठीक है। दिस इज अ मैटर वेव। ओके, तो हमको फाइंड आउट करना जो मैटर वेव की जो लेंथ फाइंड आउट हुई, तो एल इज इक्वल टू एन लेमड़ा, ये हमारा टेस्टनरी वेव का इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है कि भाई एल इज इक्वल टू एन लेमड़ा हमको मिल रहा है। एन लेमड़ा का क्या मीनिंग हुआ कि भाई सभी सारी वेवलेंथ इसमें ऑल नंबर की वेवलेंथ यहाँ पे मौजूद है। ओके, तो एल इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, एल इज इक्वल टू आप यहाँ पे लिख सकते हो ना, उसकी रेडियस है ए नॉट, उसकी रेडियस यहाँ पे है ए नॉट भी लिख सकते हो, का तो उसकी रेडियस आप आर भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे एल का सरकमफ्रेंस એટલે 2πr मैंने लिख दिया, 2πr, और इज इक्वल टू एन। यहाँ पे लेमड़ा है, दिस इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो डी ब्रोगली ने बताया था अगले वाला चैप्टर में कि भाई उसकी वेवलेंथ होती है लेमड़ा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, तो मैंने यहाँ पे रख दिया एच अपॉन पी। और P क्या होता है, मोमेंटम। P इज इक्वल टू एम इंटू वी, तो 2πr इज इक्वल टू एन एच अपन यहाँ पे आप लिख सकते हो एम इंटू वी, ठीक है। ध्यान पर मैं क्या करता हूँ कि भाई एम बी है तो एम बी को मैं यहाँ पे ले आता हूँ और 2π को मैं यहाँ पे ले आता हूँ, तो आपका इक्वेशन बनेगा एम बी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2π। तो एम बी आर क्या है, दिस इज द एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम एल इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2π फाइंड आउट हो गया, ठीक है। तो ऐसे आपका एल इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2π फाइंड आउट हो गया, ठीक है। तो सेकंड पोस्टुलेट में हमने नील बोर्स ने बताया था कि भाई उसकी एंगुलर मोमेंटम होनी चाहिए एन एच अपॉन 2π। एन क्या है, इज द नंबर ऑफ द ऑर्बिट का नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट, आप कोई भी बोल सकते हो, ठीक है। तो मीन्स के फर्स्ट वर्ड में है तो आप एन इज इक्वल टू 1 लिख सकते हो, सेकंड वर्ड में है तो आप एन इज इक्वल टू 2 लिख सकते हो, ठीक है। तो ऐसा उसने एंगुलर मोमेंटम का इक्वेशन निकाला जो सेकंड पोस्टुलेट में बोर्स का जो मॉडल था, इसमें सेकंड पोस्टुलेट में उसके बारे में बातचीत की थी, ठीक है। ओके, तो सभी सारे जो अभी आपने इक्वेशन देखे ना, तो सभी सारे इक्वेशन एक हाइड्रोजन एटम्स के लिए ही पॉसिबल मीन्स के डिस्क्राइब करने के लिए पॉसिबल है।
क्योंकि हाइड्रोजन एटम में ओनली फॉर एक ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन एटम में ओनली फॉर एक ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर आप हाई एटॉमिक नंबर वाला कोई भी एक एलिमेंट कंसीडर करोगे तो उसके लिए ये सभी सारा जो आपका इक्वेशन निकाला है, तो सभी सारा इक्वेशन आपका सभी सारा इक्वेशन है एक रॉन्ग है एक हाई एटॉमिक नंबर के रिगार्डिंग। ओनली फॉर आप एक हाइड्रोजन एटम के लिए आप प्रूव कर सकते हो, ठीक है। तो सभी सारा एटम के लिए उसका आंसर नहीं आएगा, इसके लिए आपको एक मैथमेटिकली स्टेप इंक्रीज करना पड़ेगा, वो थोड़ा डिफिकल्ट है, बट ये आपके सिलेबस में नहीं है। पर आपका जो एटम है, तो एटम के बारे में आप बातचीत कर रहे हो, सभी सारी जो आपने इक्वेशन निकाला एनर्जी का, रेडियस का, वेलोसिटी का, कोई भी आपने इक्वेशन निकाला, ये ओनली फॉर एक हाइड्रोजन एटम के लिए निकाला है, ठीक है। इसलिए जो बोर्स का जो मॉडल था, तो वो उसको हम बोल सकते हैं कि भाई हाइड्रोजेनिक एटम्स ओनली फॉर हाइड्रोजेनिक एटम्स, ठीक है। तो बोर्स का जो मॉडल है उसको हम बोल सकते हैं भाई ओनली फॉर एनर्जी